ओके चलिए बेटा ध्यान दीजिए सब लोग इधर। पिछली बार हम लोगों ने AC वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टर देखा था। हमने देखा था जब कोई भी अल्टरनेटिंग EMF का सोर्स एक रेजिस्टर के अक्रॉस लगाया जाता है तो उसमें जो फ्लो होने वाला करंट है वो भी अल्टरनेटिंग इन नेचर ही होता है। थोड़ा सा एक पिक्टोरियल व्यू आपको दे देता हूं मैं, कोशिश करूंगा पिक्टोरियल व्यू देने का कि कैसा फ्लो होता है चार्जेस इसमें। मान लो कि ये हमारे पास एक बल्ब है, ओके, और ये यहां पर एक DC सोर्स है, वैसा ही वही एक बल्ब है और यहां पे आपका एक AC सोर्स है। अबे ध्यान दो इधर सब लोग। जैसे ही आप की को क्लोज करते हैं, देखो याद है करंट का फ्लो अपन दो तरह से स्टडी कर सकते हैं, एक है क्लासिकल व्यू और एक है मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू में बोलते अपन इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट होता है, मगर क्लासिकल व्यू कन्वेंशनल करंट वो ये मान के चलते थे कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट का फ्लो होता, तो समझने में आसान होता है इसलिए वो। तो अगर ये मैं अपना कन्वेंशनल करंट पे फोकस करूं तो मान लो पॉजिटिव चार्ज ऐसा 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 जाएगा और ऐसा घूमकर वापस आएगा। तो लगातार ये आपका पॉजिटिव चार्ज ऐसा ऐसा जाता है आता है, ऐसा ऐसा जाता है आता है, ऐसा ऐसा जाता है आता है, लगातार इस तरह से आता है कन्वेंशनल करंट, है ना। अब आपने नोटिस क्या किया यहाँ पे कि देखो ये यहाँ से जब जाता है ये रेजिस्टेंस है, फिलामेंट होता है बल्ब का, ये रेजिस्टेंस होता है, ये बैटरी क्या करती है, ये बड़ी डंडी क्या करती है, चार्ज को एनर्जी देती है। जब बेटा घूम जाता है, ये रेजिस्टेंस क्या करता है, उसकी एनर्जी चुरा लेता है, फिर एकदम लुल होकर एकदम भैया एकदम कम एनर्जी होकर फिर वो वापस आता है और वो ग्लो करता है। तो ये साइकिल लगातार चलते रहता है। और अब ये साइकिल कैसे चलता है, फिर क्या यहाँ पर भी करंट ऐसा ऐसा घूमते रहता? नहीं, यहाँ करंट ऐसा फिर ऐसा फिर ये ऐसा फिर ये ऐसा घूमता रहता है, अल्टरनेटिंग इन नेचर। इसीलिए पंखे को ये कंडेंसर लगाना जरूरी है, नहीं तो यूं 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 करते रहेगा वो। इससे कॉइल कंफ्यूज होता है, इधर जाओ कि इधर जाओ, इधर जाओ कि इधर जाओ, फिर कंडेंसर उसको झटका देता है इधर निकल, तो फिर वो झटका देता है वो और उसको इधर उधर घुमाता है फिर वो, है ना। तो यहाँ पर जो करंट है वो ऐसा भी जाता है ऐसा भी आता है, ऐसा भी जाता है ऐसा भी आता है, ऐसा भी जाता है ऐसा भी आता है, ऐसा भी जाता है ऐसा भी आता है। हाँ, उसकी वैल्यू पहले बढ़ती है फिर कम होती है, फिर डायरेक्शन चेंज होता है, फिर वापस से बढ़ती है, फिर वापस से कम होता है, जीरो पे होता है। आया बात समझ आपको? तो ये हम लोग ने पढ़ा था इसी कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हमको क्या करना है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखना है। चल फिर स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके, दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम स्टेट बोर्ड, इसी वजह से ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अ लाइट बल्ब इज रेटेड 100 watt फॉर अ 220 volt supply, for a 220 volt supply, full stop. Find, सबसे पहले आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। सेकेंड, द पीक वोल्टेज ऑफ सोर्स, और तीसरा द RMS करंट थ्रू द बल्ब, द RMS करंट थ्रू द बल्ब, द RMS करंट थ्रू द बल्ब। ठीक है, ये तीन चीजें मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, सबसे पहला क्या कैलकुलेट करना है आपको, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। बाद में क्या कैलकुलेट करना है आपको, पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, द RMS करंट थ्रू द बल्ब। देखो पहले रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे,
तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, सिंस पावर रेटिंग का हमारे पास फॉर्मूला है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़े थे, चेयर ढके चेयर। हाँ, तो आप जानते हैं P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। देयरफॉर R इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, वी स्क्वायर अपॉन P। देयरफॉर R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, वोल्टेज का स्क्वायर यानी 220 का स्क्वायर अपॉन पावर, पावर कितने का बेटा 100 वैट का। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर, अरे हाथ बाद में मिलाओ, पहले बोलो 22 का स्क्वायर कितना होता है, बोल 22 का स्क्वायर कितना होता है। मैथ्स वाले हैं तुम दोनों, जेई वाले, तुम तो दो ही जेई वाले हैं दोनों भी, बोल बेटा 22 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बता। कितना होता, 844, 484 होता, 484 यानी कि 484 ओम। पहला जवाब मिल गया आपका, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 484 ओम, पहला जवाब आ गया। दूसरा पीक वोल्टेज, अरे सर वो तो नहीं बेटा, वो कौन सा होता है, ये जो वोल्टेज रेटिंग होता है ना, ये आरएमएस वोल्टेज होता है। तो भाई ये आपके पास जो है ना, ये आरएमएस है। तो भाई कैसे निकालेंगे पीक वोल्टेज, बहुत आसान है। देखो वी आरएमएस क्या होता है, V0/√2 होता है ना, पीक वोल्टेज अपॉन √2। तो मैं यहां लिख सकता हूं देखो V0 इज इक्वल्स टू √2 इंटू वी आर एम एस। √2 म्हणजे हाउ मच 1.414, वी आर एम एस कितना है 220। जरा भाई करो तो कैलकुलेट कितना हो रहा है, 220 मल्टीप्लाई बाय 1.414 करो। टू 1.414, 221.414। हाँ 311, फिर ये क्यों, अच्छा अरे ये तो ऐड हो गया रे ये हो जाएगा, ये बार बार ऐड क्यों हो रहा है, 311.08। ये आ गया मेरे पास पीक वोल्टेज। तीसरा आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब, इधर ध्यान दो रे। तीसरा आईआरएमएस कैसे निकालेंगे, आईआरएमएस आप निकालेंगे एस वी आर एम एस अपॉन आर। आई इक्वल्स टू वी बाई आर होता है ना, तो वी आर एम एस अपॉन आर। अच्छा वी आर एम एस कितना है अपने पास 220, और ये कितना बेटा 484। चलो बोलो भाई कितना, ये हो जाएगा फिर 10/22, 10/22। ये समझा ना भाई, अरे 10 को अलग करो, 22 के स्क्वायर निकाले थे ना तूने 484, तो 484 डिवाइडेड बाय 22 कितना हो जाएगा 22, तो 22 10/22। अब देखो 10/22 कितना होता, 0.45, तो ये हो जाएगा 0.45 एम्पियर से। 45 ऐसा रिकरिंग में आता, तो ये हो जाएगा 0.45 एम्पियर्स। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। चलिए अब जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, चलो इधर ध्यान दो बेटा, बातों में मत बिजी हो जाओ। 100 ओम क्या 10/22, हाँ देखो क्या लगा, 100 ओम रेजिस्टर is connected to a 220 volt, 50 hertz AC supply
Full stop. First question is asked, what is RMS current in the circuit? What is RMS current in the circuit? Question mark. And the second question has been asked, what is the net power consumed over a full cycle? मतलब आपको एवरेज पावर पूछा हुआ है over a full cycle. Over a full cycle. What is the net power consumed over a full cycle? क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? सबसे पहले यहाँ जो मेरे पास दिया गया है वो है रेजिस्टेंस दैट इज ऑफ 100 ओम, VRMS जो कि है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी जो कि है 50 हर्ट्ज. ओके ठीक है. और उसने दो चीज़ें पूछा है. सबसे पहले पूछा है उसने IRMS करंट. ओके. नेक्स्ट क्या पूछा है? व्हाट इज द पावर पूछा हुआ है, एवरेज पावर पूछा है. देखो भाई एक एक करके. ए भाई इधर ध्यान दे. अब देख भाई, अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, IRMS जो रहेगा वो रहेगा VRMS अपॉन R. VRMS कितना है? 220 और R कितना है? 100. तो ये हो जाने वाला है 2.2 एम्पियर. एकदम आसान सा ये है. फिर रही बात एवरेज पावर की, तो वो होता है आपका VRMS इंटू IRMS. आपको मेरे को बोलना बस कि सर वो तो ERMS था, VRMS कहाँ से आएगा? अरे भाई वन एंड द सेम थिंग होता है वो. चलो तो ये हो गया VRMS इंटू IRMS. अब ऐसा है कि VRMS कितना है? 220 और IRMS कितना है? 2.2. करो कैलकुलेट कितना आ रहा? 220 मल्टीप्लाई बाय 2.2. वही होगा 484. एक 10 उसको दे दो, है ना, तो वो 22 हो जाएगा. तो वो हो जाएगा 484 वैट. नेक्स्ट. हाँ, अगला भी स्टेट बोर्ड का. 3 स्टेट बोर्ड के थे, एक दूसरा ये था, तीसरा ये. यहां मुझे एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं. क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया गया है, ये स्टेट बोर्ड का है. The peak voltage of an AC supply, the peak voltage of an AC supply is 300 volt. Full stop. What is RMS voltage? What is RMS voltage? Question mark. और B करके ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन एन AC circuit is 10 ampere. First stop. What is peak
current? What is peak current? तो देखिए, मतलब ये एक में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दो इंडिपेंडेंट है क्वेश्चंस यहाँ पे। ये आपको स्टेट बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम जो रहेगा, वो जो 1 मार्क वाला या 2 मार्क वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें पूछ सकता है ये 2 मार्क के क्वेश्चन में, और दोनों में से कोई एक पूछेगा, एक तो ऊपर वाला या फिर एक नीचे वाला। तो पहला, पीक वोल्टेज आपको एसी सप्लाई का दिया हुआ है 300 वोल्ट, आरएमएस वोल्टेज आपसे पूछा गया, तो वी आर एम एस इज इक्वल्स टू वी ज़ीरो अपॉन रूट 2। आर एम एस ही पूछा है ना, हाँ, तो यानी कि 300 मल्टीप्लाई बाय 0.7071, क्योंकि 1 अपॉन रूट 2 इज 0.7071। मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा देखो, कितना आ रहा, 212.13। अच्छा, अब अगर मैं दूसरे की बात करूं, इसमें मुझे क्या दिया हुआ है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट दिया हुआ है, आईआरएमएस, ये दिया है 10 एम्पियर, और आई थिंक से ऐसा पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछा उसने, है ना। अब आईआरएमएस इज इक्वल्स टू क्या होता है, अगेन वंस अगेन I0 अपॉन रूट 2, तो I0 इज इक्वल्स टू रूट 2 मल्टीप्लाई बाय आईआरएमएस, 1.414 मल्टीप्लाई बाय 10, 14.14 एम्पियर, 14.14 एम्पियर, ये स्टेट बोर्ड के। अब इसके बाद आने वाले सब एनसीईआरटी के। क्वेश्चन लिखना होगा सभी का। ये एनसीईआरटी का। An alternating voltage given by E equals to 140 sine 3142t is connected across a pure resistor of 50 ohm. Full stop. Find, comma, number 1, the frequency of the source. The frequency of the source. और दूसरा है the RMS current through the resistor. The RMS current through the resistor. The RMS current to the resistor. चलो देखो एक ही चीज, अब यहां पर मेरे को क्या दिया हुआ है देखो। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन दी गई है 140 साइन ऑफ 3142 इंटू टी, और साथ ही साथ मुझे रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, दैट इज ऑफ 50 ओम।
दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब अगर मुझे फिलहाल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स कैलकुलेट करना है, यानी कि एफ कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करूँगा? सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो. E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, यह हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इजंट इट? अगर मैं उससे कंपेयर करता हूँ तो मुझे साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ओमेगा किसके बराबर है आपके? 3142 के बराबर है, सॉरी 3142 है ना. ये ओमेगा इसके बराबर है. ओमेगा यानी कि 2 पाई एफ बोलो एन बोलो एक ही बात है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3.142 इंटू 10⁻³ इजंट इट? 3.142 इंटू 10⁻³. अब ये क्या होता है? ये क्या होता है? पाई होता है ना, कैंसल. एफ इज इक्वल टू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 500 हर्ट्ज. ये फ्रीक्वेंसी है. ये आ गया पहला जवाब. ओके, और फिर उसके बाद दूसरा जवाब फ्रॉम 1 and 2. अगर 1 and 2 से अगर आप देखेंगे E0 की वैल्यू कितनी होती है? 140 वोल्ट होती है. E इक्वल्स टू 140 वोल्ट. अब इसके बाद ऐसा है कि हमने को क्या चाहिए? IRMS चाहिए. IRMS ही चाहिए ना. हाँ, IRMS चाहिए. इसके लिए ERMS लगेगा, क्योंकि मैं IRMS इज इक्वल्स टू ERMS अपॉन R करूँगा ओम्स लॉ लगा के. तो मेरे को पहले ERMS निकालना पड़ेगा. तो ERMS क्या रहेगा? E0 अपॉन √2, यानी 140 मल्टीप्लाई बाय 0.7071. कर लूँ क्या मल्टीप्लाई कि रुक जाऊँ? कर दो मल्टीप्लाई. देखो कितना आ रहा? 140 मल्टीप्लाई बाय 0.7071. देखो कितना आ रहा जल्दी से, फास्ट. 140 मल्टीप्लाई बाय 0.7071, 98.99. तो ये हो रहा है 98.99 वोल्ट. ERMS हो गया. अब IRMS क्या होगा? ERMS अपॉन R. ERMS अपॉन R, ये हो जाएगा IRMS. अब ERMS कितना है? 98.99 अपॉन 50 है ना, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ 9.899 अपॉन 5. कर भाई डिवाइड, कितना आ रहा देख, कितना? 1.97 एम्पियर्स. चेक कर लें. IRMS को E0 अपॉन R. हाँ निकाल सकते. मतलब तुम बोल रहे पहले पीक वैल्यू निकाल लो, फिर वो निकाल लो, है ना? चलता. ये हो गया पूरा. नेक्स्ट. Find the time required. बातें नहीं बेटा, इधर ध्यान दो सब लोग. Find the time required for 50 hertz alternating current to change its value from 0 to RMS value. From 0 to RMS value. ए नाला को इधर ध्यान दो रे, बातों में इन्वॉल्व है. तो भाई वो बोल रहा है कि एक आपकी जो AC सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है. इसका मतलब वो जो देख AC सोर्स बोलते से क्या ध्यान में आता है? वो कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है गोल गोल, तो वो 1 सेकंड में 50 बार गोल गोल घूम रहा है ना. इसकी फ्रीक्वेंसी है. तो उसने बोला कि देखो भाई उसको 0 से RMS वैल्यू तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा.
टाइम पूछा है ना, देखो आसान है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है ये। हमारे पास करंट की क्या इक्वेशन है, I0 साइन ओमेगा टी। करंट की ये इक्वेशन है, एक रेजिस्टर के अंदर है, हाँ या ना, I0 साइन ओमेगा टी। करंट कहाँ तक जाने वाला है, IRMS तक। तो I की वैल्यू 0 से कहाँ जाने वाली है, IRMS तक। तो I की वैल्यू रहेगी IRMS, I0 साइन ओमेगा टी, यानी कि I0 अपॉन √2 इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। I0 कैंसल। अब तुमको मालूम है साइन ओमेगा टी 1/√2 हो गया, साइन ओमेगा टी 1/√2 हो गया, मतलब साइन 45 1/√2 होता है। 45 को क्या लिखते हैं अपन, π/4। तो ओमेगा टी जो है असल में π/4 के बराबर हो गया। ओमेगा क्या है, 2πf इंटू टी, π/4, पाई और पाई हो गया कैंसल। अपने को निकालना क्या है, टाइम निकालना है ना। टाइम इज इक्वल्स टू 1/8f, 1/8f। तो 1/8 f कितना बेटा अपना 50। कितना हो रहा है ये 50 इंटू 8 कितना होता है 400, नहीं दो, हाँ 400, 1/400। 1/4 कितना होता है 0.25 इंटू 10⁻⁻², यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स, यानी 2.5 मिली सेकेंड, मीटर सेकेंड नहीं भैया, है कितना टाइम लग जाएगा 2.5 मिली सेकेंड ये लगेगा टाइम आपका, है ना। तो करंट देकर टाइम पूछता है, ईएमएफ देकर टाइम पूछता है वो अक्सर। इक्वेशंस ऐसे आते हैं जो करंट देकर टाइम पूछेगा, ईएमएफ की वैल्यू देकर टाइम पूछेगा कि सर्टेन वैल्यू ऑफ ईएमएफ तक जाने के कितना टाइम लग रहा है, सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ये पूछता है आपसे। इन दैट सिचुएशन आप ये तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या, क्योंकि भाई जब टी की वैल्यू 0 रहेगी तो इंड्यूस ईएमएफ, अगर इंड्यूस करंट 0 ही लगेगा। नहीं, कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करके निकाल के बताओ मुझको। हाँ फिर आगे चलो इंटीग्रेट करके देखो क्या आ रहा आंसर। साइन की जगह कॉस आ जाएगा ना, कॉस के लिए भी वही होता है वो। टाइम माइनस में आ जा रहा है उसमें उल्टा। टाइम तो कांस्टेंट नहीं रहता, टाइम भी चेंज होता। टाइम इज़ नॉट वेरी कांस्टेंट, इट इज़ अ वेरिएबल फैक्टर। नहीं बढ़ रहा हो उसमें, देखो ट्राई करके। बैठ ही नहीं रहा हो वहाँ पर इसके अंदर किसी भी एंगल में। चलो नेक्स्ट, if the effective current in a cycle, बेटा बातें मत करो यार, ये मजबूर मत करो यार सख्त होने पे। in a effective current in a 50 cycle AC circuit is 5 ampere, full stop, not full stop, comma. What is peak current? What is peak current? Question mark. दो चीज़ें पूछेगा ना, हाँ। और ये what is the current
सेकेंड्स आफ्टर इट वॉज 0। चलो ये आप सॉल्व करके बताओ मुझको। आफ्टर इट वॉज 0, दो वैल्यूज़ है, दो सेम इक्वेशन से सॉल्व करना है आपको। करो ये सॉल्व, ट्राई करो। आया? देखो 50 साइकिल्स यानी कि फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 50 हर्ट्ज, और IRMS करंट जो है 5 एम्पियर दिया हुआ है। आपसे पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछा गया। भैया जिसका लेवल नहीं है पढ़ने का वो गलत जगह आ गए, उन लोग चले जाओ क्लास के बाहर। तो भैया देखो IRMS जो होता है I0 अपॉन √2 होता है। I0 इज इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाई बाय IRMS यानी कि 1.414 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो कितना हो रहा है 1.414 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना 7.07 एम्पियर। 10 कैसे आ गई तुम्हारी? फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिए क्या? और फिर उसके बाद अगला क्या पूछा है आपने को? व्हाट इज द करंट आफ्टर 1 है I, तो इंस्टेंटेनियस करंट पूछा हुआ। तो I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा t। व्हाट इज I0? 7.07 साइन ऑफ ओमेगा t 2 पाई f इंटू t। तो 7.07 साइन ऑफ 2 पाई 50 इंटू 1/600। तो ये कुछ कुल मिला के ऐसा हो जाएगा I इक्वल्स टू 7.07 साइन ऑफ π/6, क्योंकि 100 होगा और ये 0 0 से कैंसिल होकर π/6 हो जाएगा। साइन π/6 मतलब साइन 30, साइन 30 बन जाए व्हाट 1/2। तो 7.07 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जा रहा है ये? हाँ 3.5 तो पक्का है। 3.535 एम्पियर्स। ओके, दिस इज इट। एक क्वेश्चन और है NCERT का, आप उसको एज अ होमवर्क ले लो। मैं ओरली डिक्टेट कर रहा हूँ, आसान है क्योंकि ये। लिखो, जगह छोड़ के लिखो। जिसका ये हुआ नहीं जगह छोड़ो, लिखो अगला क्वेश्चन। अ लाइट बल्ब इज रेटेड 100 watt। अ लाइट बल्ब इज रेटेड 100 watt फॉर 220 volt AC supply, 220 volt AC supply of 50 hertz, 220 volt AC supply of 50 hertz, full stop. Calculate number 1 resistance of the bulb. Calculate number 1 resistance of the bulb, and number 2 RMS current through the bulb. RMS करंट थ्रू द बल्ब। ये तो पहले वाले के बराबर ही आएगा आंसर पूरा। हाँ नहीं जान दो, छोड़ो इसको। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ था आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ, AC वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टर। अब बढ़ते हम अगले टॉपिक पे, AC वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एन इंडक्टर पे।